वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इस वीडियो में दूता तेलुगु वेब सीरीज की बाकी एपिसोड्स को देखेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आज दोपहर को ही अपलोड किया, उसके बाद ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में सारे एपिसोड्स कवर कर लेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सागर के फार्म हाउस पर खुदाई करने पर एक्चुअली उसके कुत्ते की लाश पाई जाती है। ये देखकर क्रांति शॉक में रह जाती है। सागर के फार्म हाउस में काम करने वाले बंदे को पूछने लगती है कि ये कुत्ता किसका है। तो वो बंदा बताने लगता है, अरे मैडम, कुछ दिनों पहले गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस एक्सीडेंट में ये कुत्ता मर गया, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पर दफना दिया। ये जानने के बाद क्रांति यही सोचने लगती है कि ये खामखा सागर और अजय पर शक कर रही है। दूसरी तरफ जब सागर अपनी बेटी का अंत्यक्रिया का काम कर रहा होता है तो उसी जगह पर वो येलो रेनकोट वाला बंदा आता है अपनी बाइक लेकर। सागर इस बंदे को देखकर फटाफट से इसके पास भागने लगता है और वो बंदा अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। जब सागर इसकी गाड़ी के पास आने ही वाला होता है तब जाके इसकी गाड़ी स्टार्ट होकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। लेकिन सागर उस बाइक नंबर को याद कर लेता है, किसकी है ये पता करने लगता है। उसके बाद प्रिया के लिए एक पार्सल आता है। जब प्रिया के घर में काम करने वाली बाई इस पार्सल को एक्सेप्ट करती है तो इसमें बहुत ही बुरी बदबू आने लगती है और इस पार्सल को ओपन करने के बाद प्रिया और वो काम वाली बाई शॉक में रह जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सागर जब वापस अपने घर आता है तो प्रिया रो रही होती है। प्रिया के साथ ही इसका फादर भी होता है। सागर से कहने लगती है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है, जाओ जाकर देखो। तो जब सागर उस पार्सल के पास जाता है तो उस छोटे डिब्बे में एक फीटस होता है। बात ये थी कि एक्चुअली अमृता ने एक नर्स को कुछ पैसे दिया था ना, इसका काम करने के लिए वो नर्स यही काम करती है। अमृता का फीटस सागर का घर पार्सल कर देती है और इसमें एक छोटा सा लेटर भी होता है कि ये बच्चा सागर का है। प्रिया, चाहे तो तुम डीएनए टेस्ट करा लो। ये देखने के बाद प्रिया रोते हुए अपने मायके चली जाती है सागर को छोड़कर। उसके बाद सागर सेम चार्ल्स के जैसे ही बिहेव करने लगता है। इसके बेडरूम में काफी सारे न्यूज़पेपर के टुकड़े होते हैं। जो भी पेपर नजर आता उन पेपर को लेकर पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ उस येलो रेनकोट वाले बंदे को दिखाया जाता है और ट्विस्ट ये है कि वो रेनकोट वाला बंदा और कोई नहीं किरण रेड्डी होती है। मतलब यूट्यूब चैनल में घोस्ट प्रोग्राम्स करने वाली। एक दिन प्रिया की कामाली बाई टीवी में देख रही थी ना, इसी का प्रोग्राम देख रही थी। किरण रेड्डी ही सागर को फॉलो कर रही होती है। अब सागर गाड़ी के नंबर से किरण के बारे में पता करके उससे मिलने के लिए जाता है। पूछने लगता है कि आखिरकार कौन हो तुम, मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। किरण अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा नाम किरण रेड्डी है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं हॉन्टेड प्लेसेस पर जाकर घोस्ट के बारे में रिसर्च करती हूँ। सागर पूछने लगता है तो तुमको मुझसे क्या काम है। तो किरण रेड्डी अपने साथ जो हुआ वो सागर को बताने लगती है कि कुछ दिनों पहले हैदराबाद में रवि नाम का एक जर्नलिस्ट किरण को बुलाया। कहने लगा था कि मैं तुम्हारे प्रोग्राम्स देखता हूँ, तुम घोस्ट के बारे में रिसर्च करती हो ना, मेरे पास एक सच्ची कहानी है, तुम ये कहानी अपने चैनल पर डालो। काफी सालों से काफी सारे पत्रकार आत्महत्या कर मर रहे हैं। 1960 से ये आत्महत्याएं स्टार्ट हुई। इन आत्महत्याओं के पीछे जरूर कुछ है। पहले किसी भी जर्नलिस्ट को न्यूज़पेपर्स के टुकड़े मिलने लगते हैं और उस पेपर में जो भी लिखा होता है वही उनकी जिंदगी में होने लगता है। ये न्यूज़पेपर्स के टुकड़े कहाँ से आते हैं किसी को नहीं पता। ऑलरेडी मेरे फैमिली मेंबर्स मर चुके हैं, मैं अकेला एक बंदा बचा हूँ और पता नहीं मेरा टाइम कब आएगा, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है। 1963 से लेते हुए अब तक जो पत्रकार मरे उन सारे डिटेल्स एक फाइल में रखा है मैंने। इस तरह से किरण रेड्डी को वो फाइल देने लगता है। अब तक जितने भी जर्नलिस्ट मरे उन सारे लोगों में एक ही कॉमन पॉइंट है, सारे लोग रिश्वतखोर थे, सच्चाई को दबाने वाले, झूठ को पेश करने वाले। जो भी उनके कांटेक्ट में होता वो सारे लोग एक के बाद एक मरने लगते हैं। इस तरह से वो फाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। खैर दूसरे दिन किरण रेड्डी कुछ काम से दोबारा रवि को मिलने के लिए जाती है, लेकिन रवि किरण रेड्डी की आंखों के सामने ही बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरकर मर जाता है। प्रेजेंट डे पर किरण सागर से कहने लगती है कि इस तरह से मैंने रवि के फाइल से चार्ल्स के बारे में पता किया। जब मैं चार्ल्स के घर गई थी उसी वक्त पहली बार मैंने तुमको देखा था, इसलिए मैं भी तुमको फॉलो करने लगी, यही समझकर कि शायद तुम भी खतरे में हो सकते हो। मुझे भी एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिला, उसमें ये लिखा था कि मैं मर जाऊंगी, इसीलिए मैं तुमसे दूर रह रही हूँ। अगर मैं तुमसे मिलूंगी तो मैं भी मर जाऊंगी। उसके बाद सागर और किरण इन न्यूज़पेपर्स के टुकड़ों को लेकर एक लाइब्रेरी में जाते हैं। किसी बूढ़े आदमी से पूछने लगते हैं कि ये न्यूज़पेपर के टुकड़े कौन से न्यूज़पेपर के हैं। तो बहुत ही थरोली एग्जामिन करके ये बूढ़ा आदमी कहने लगता है, अरे ये न्यूज़पेपर तो दूता न्यूज़पेपर की कटिंग है। मतलब दूता न्यूज़पेपर बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर होता है, बिफोर इंडिपेंडेंस। खैर उसी वक्त किरण रेड्डी को किसी पुराने हॉस्पिटल में शूट करना होता है। वो फटाफट से उस पुराने हॉस्पिटल जाने लगती है
अपने कुछ डिवाइसेस को लेकर। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ सागर को एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है। उसमें ये लिखा होता है कि यूट्यूबर किरण रेड्डी मरने वाली है। जब किरण रेड्डी उस हॉस्पिटल में घोस्ट की रिसर्च कर रही होती है तो इसके हाथ में का डिवाइस जबरदस्त तरीके से बीप होने लगता है और बहुत ही भयंकर तरीके से बेचारी किरण रेड्डी मर जाती है उसी पुराने हॉस्पिटल में। दूसरी तरफ जब ऑफिसर क्रांति और रंगा कुछ फोटोग्राफ्स की इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो इन्हीं फोटोग्राफ्स में क्रांति कुछ पेड़ों के रूट्स को देखती है। रंगा से पूछने लगती है कि जब हम खुदाई कर रहे थे तो वहाँ पर कोई भी रूट्स पाया नहीं गया, तो ये कहाँ के रूट्स है। अंदाजा लगा लेती है कि जिसका मतलब सागर ने बहुत ही अंदर तक खुदाई की। जहाँ पर इसने अपने कुत्ते को दफनाया था उसी जगह पर कोटी की लाश को भी दफनाया होगा, लेकिन वो भी बहुत ही अंदर। हम लोगों ने बस कुत्ते तक ही खुदाई करके स्टॉप कर दिया। उसी जगह पर दोबारा खुदाई करने के बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ सागर को चंद्रमूर्ति ने जो किताब दिया था उस किताब के बारे में याद आने लगता है कि उस किताब को भी दूता न्यूज़पेपर वालों ने ही पब्लिश किया। अब उस किताब में तो एड्रेस होता ही है। सो दूसरे दिन सागर उस एड्रेस पर जाने लगता है तो शॉकिंगली उस जगह पर सत्या होता है, वही स्टूडेंट जो एक दिन सागर के पास आया था इंटर्नशिप के लिए। और एक और शॉकिंग बात यह है कि सत्या और कोई नहीं चंद्रमूर्ति का बेटा होता है, वही सागर ने जो जॉब से निकाल दिया था। सागर को अपने घर में देखकर चंद्रमूर्ति बहुत गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम जैसे रिश्वतखोरों के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, बाहर जाओ यहाँ से। सागर दूता न्यूज़पेपर के बारे में पूछने लगता है। चंद्रमूर्ति कहने लगता है कि बहुत सालों पहले दूता न्यूज़पेपर इसके फादर रन कर रहे थे। सागर इसके बारे में कुछ डिटेल्स पूछने लगता है तो चंद्रमूर्ति अपने फादर की कहानी को बताने लगता है सागर को। सीन 1962 में शिफ्ट होता है। चंद्रमूर्ति के फादर का नाम था सत्यमूर्ति, वही नाम अपने बेटे को भी रखा होता है। दूता न्यूज़पेपर को सत्यमूर्ति ने ही स्टार्ट किया था और एक्चुअली 1962 में सत्यमूर्ति अपनी किताब को लॉन्च करने लगता है। वही किताब चंद्रमूर्ति ने सागर को दिया था। यहाँ पर एक जबरदस्त मीटिंग होने लगती है, बड़े बड़े लोग आने लगते हैं और उस टाइम लोगों का विश्वास ऐसा था कि दूता न्यूज़पेपर में जो लिखते हैं वही सच है। इतना भरोसा करते थे लोग, सच्चाई के रास्ते पर चलता था सत्यमूर्ति। तो किताब के ओपनिंग के टाइम वहाँ का एमएलए राघवैया आकर दूता न्यूज़पेपर के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताने लगता है कि 1947 के पहले भी सत्यमूर्ति पेपर को छाप रहा था। इसकी पुरानी मशीन भी अंग्रेजों से लड़ी थी। अभी भी वो पुरानी प्रिंटिंग मशीन लाइट हाउस में मौजूद है। सत्यमूर्ति के साथ भूपति नाम का एक बंदा भी काम करते रहता है जो सत्यमूर्ति का चहेता होता है। हर स्पीचेस होने के बाद बुक लॉन्चिंग करने लगते हैं। इसी मीटिंग पर चक्रपाणी नाम का एक बंदा भी आता है जो राघवैया के खिलाफ लड़ने वाला होता है उस टाइम। खर्च के बाद सत्यमूर्ति अपनी बीवी बेटे के साथ लाइट हाउस में हुए अपनी पुरानी मशीन के पास आकर इसकी पूजा करने लगता है। अपने पास नई प्रिंटिंग मशीन होने के बावजूद भी सत्यमूर्ति इस पुरानी प्रिंटिंग मशीन से बहुत प्यार करते रहता है। उसके बाद भूपति सत्यमूर्ति और उसकी फैमिली के लिए तिरुपति के लिए टिकट्स बुक करके तिरुपति भेज देता है। मतलब कुछ मन्नत वगैरह होती है सत्यमूर्ति की और जब तक सत्यमूर्ति वापस नहीं आ जाता सारी जिम्मेदारी भूपति को सौंपने लगता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि भूपति चक्रपाणी का आदमी होता है। चक्रपाणी से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है। मैंने तुम्हारे हिसाब से सत्यमूर्ति को तिरुपति भेज दिया, अब हमारे पास 3 दिन का ही टाइम है। बात यह है कि जो एमएलए राघवैया है ना, उसके घर में कल्पना नाम की एक बंदी काम करती रहती है। चक्रपाणी कल्पना से प्यार करने का नाटक करते रहता है। कल्पना राघवैया के घर से पीतल की कुंडी निकालकर चक्रपाणी को देने लगती है और चक्रपाणी इस पीतल के कुंडी को लोहे के साथ रिप्लेस कर देता है क्योंकि लोहे को मैग्नेट के जरिए से हिलाया जा सकता है। एक्चुअली राघवैया की फैमिली कल्पना से बहुत प्यार करते रहते हैं, अपने फैमिली मेंबर ही मानते रहते हैं। राघवैया तो कल्पना के नाम पर एक एफडी भी ओपन कर देता है ताकि इनके जाने के बाद महीना महीना कल्पना को कुछ अमाउंट मिलता रहे। चक्रपाणी ने कल्पना को कुछ स्वीट्स देकर भेजा होता है। कल्पना ये सारे स्वीट्स राघवैया की फैमिली को खिलाने लगती है बिना ये खाए। उसके बाद जब चक्रपाणी किसी तालाब में स्नान कर रहा होता है तो कल्पना चक्रपाणी के पास जाकर यही सारी बात बताने लगती है कि मैंने कुंडी को रिप्लेस कर दिया, स्वीट्स भी बांट दिया, अब आगे क्या है। तो चक्रपाणी रोमांस करने के बहाने से कल्पना को उसी तालाब में डुबाकर मार देता है और तालाब से जाते जाते एक लेटर छोड़कर जाता है कि राघवैया ने मेरा बलात्कार किया, इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद भूपति के पास आकर एक न्यूज़ प्रिंट करने के लिए कहता है। वही राघवैया की खबर। आधी रात को चक्रपाणी राघवैया के घर जाता है, मैग्नेट के जरिए से उस कुंडी को ओपन करने लगता है बाहर से ही और एक्चुअली उस स्वीट्स में बेहोशी की दवा होती है। राघवैया की सारी फैमिली बेहोश पड़ी होती है। मौके का फायदा उठाकर चक्रपाणी राघवैया की सारी फैमिली को फांसी लगा देता है।
क्योंकि लोगों को ऐसा लगे कि राघवैया की फैमिली ने बेइज्जती की जिंदगी ना जीते हुए आत्महत्या कर ली। अब दूसरे दिन चक्रपाणी यही न्यूज लोगों के सामने दिखाने लगता है कि देखो तुम्हारे एमएलए क्या कांड किया। अब दूता न्यूज़पेपर में जो लिखा होता है वही सच समझने लगते हैं लोग। इस तरह से राघवैया की फैमिली बहुत ही बदनाम हो जाती है। अब अपोजिशन पार्टी मेंबर नहीं तो चक्रपाणी ही इलेक्शन जीतेगा। खैर आफ्टर 3 डेज सत्यमूर्ति और उसकी फैमिली वापस अपने गाँव आकर ये खबर सुनकर शॉक में रह जाता है। राघवैया तो सत्यमूर्ति का अच्छा दोस्त था, वो कैसे ऐसे कर सकता है। तो सत्यमूर्ति उसी वक्त भूपति के पास जाता है। उस वक्त भूपति चक्रपाणी के घर में होता है। भूपति, चक्रपाणी और एक और पुलिस वाला, इन तीनों के बीच जो बातें चलती है वो सारी बातें सत्यमूर्ति खोपचे में रहकर सुनने लगता है। बातों के दरमियान पुलिस वाला पूछने लगता है कि चक्रपाणी तुमने सारे लोगों को मार दिया लेकिन उस हैंडीकैप लड़की को क्यों छोड़ दिया। चक्रपाणी कहने लगता है अरे मैंने उस लड़की को देखा ही नहीं, खैर जाने दो, उसकी अभी मौत नहीं लिखी। तो इन तीनों के मुंह से सच्चाई सुनकर सत्यमूर्ति तो शॉक में रह जाता है, चुपचाप वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद भूपति को शक होने लगता है कि शायद सत्यमूर्ति यहाँ पर आकर इन लोगों की बातें सुन लिया। एक्चुअली वहाँ पर एक किताब पड़ी होती है, उसी से भूपति अंदाजा लगा लिया। जब सत्यमूर्ति लाइट हाउस में जाकर अपने प्रिंटिंग मशीन में असली खबर छाप रहा होता है, उसी वक्त भूपति, चक्रपाणी, वो पुलिस वाला सत्यमूर्ति के पास आकर उसी मशीन के ऊपर डालकर मार देते हैं। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। इस तरह से चंद्रमूर्ति जो हुआ वो सागर को बताने लगता है। यह सुनने के बाद सागर को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि ये भी दूसरे पॉलिटिशियंस के हाथ बिका हुआ है। सागर जाने के बाद इसका बेटा सत्या अपने फादर को डांटने लगता है कि आप कैसे सागर सर के साथ ऐसे बात कर सकते हो। सागर सर मेरे लिए रोल मॉडल है, मैं अपने दादाजी के रास्ते पर नहीं चलना चाहता, आपके जैसा गरीब नहीं बनना चाहता। दूसरी तरफ सागर उस लाइट हाउस के पास जाता है यही चेक करने के लिए क्या वो पुरानी मशीन अभी भी उसी लाइट हाउस में मौजूद है या नहीं। तो जाकर देखने पर सच में वो पुरानी प्रिंटिंग मशीन वहीं पर होती है। और शॉकिंग बात यह है कि इसमें का लेटर उल्टा होता है, मतलब एक सिंबल होता है दूता न्यूज़पेपर का। समझ में आ जाता है कि सारे पेपर से यही से प्रिंटिंग हो रहे हैं। उसी जगह पर सागर को एक और न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलने लगता है। उसमें एक बंदे की फोटो होती है, नीचे लिखा होता है कि ये बंदा जर्नलिस्ट प्रिया के घर में जाकर उसको मार देगा। यह पढ़ने के बाद सागर शॉक में रह जाता है। दूसरी तरफ जब क्रांति सागर के फार्म हाउस के पास खुदाई करती है तो कोठी की लाश मिल जाती है। दूसरी तरफ कोठी की बीवी एसआई अजय के पास आती है, पूछने लगती है कि सर मेरा पति कहाँ पर है, उसने तो मुझे कॉल किया था कि उसको बेल मिल गई, अभी तक घर वापस नहीं आया। अजय कोठी की बीवी को देखकर इस पर बुरी नजर डालने लगता है, इससे झूठ कहने लगता है अरे कोठी तो मेरे पास सही सलामत है, अगर तुम उसको बाहर देखना चाहती हो तो मेरी बात मानोगी ना। इस तरह से इसको इधर उधर टच करते हुए इसके बेडरूम में आने के लिए कहता है। अब बेचारी कोठी की बीवी भी मान जाती है इसके साथ सोने के लिए। दूसरी तरफ सागर ऑफिसर क्रांति के पास जाकर अपने साथ जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है और ये भी कहने लगता है कि प्रिया की जान खतरे में है, प्लीज आप ही प्रिया को बचा सकते हो, प्रिया मुझसे बात नहीं कर रही। उसी न्यूज़पेपर्स के टुकड़े में एक और न्यूज पढ़ने लगते हैं ये दोनों कि इस टाइम पर एसआई अजय मर जाएगा। जब कांस्टेबल रंगा अजय के घर जाता है तो सच में अजय को किसी ने गोली मारकर मार दिया। यह सुनने के बाद क्रांति को सागर की बातों पर 100% यकीन होने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि जब कोठी की बीवी अजय के बेडरूम में जा रही थी तो उसी जगह पर सोने के दांत को देखती है। अजय से पूछने लगती है कि मेरा पति कहाँ पर है, इसी का दांत है। अजय सच बताने लगता है अरे यार तुम्हारा पति भी बहुत ही नाजुक निकला, 4 मार खाने के बाद वो मर गया। गुस्से में आकर कोठी की बीवी लोकल गन लेकर अजय पर सारी गोलियां चला देती है। दूसरी तरफ सागर और क्रांति प्रिया के घर जाकर प्रिया को समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन प्रिया सागर की बातों पर यकीन नहीं करती। फाइनली सागर प्रिया से कहने लगता है कि तुम मेरी बातों पर यकीन मत करो, लेकिन किसी को भी अपने घर के अंदर मत आने देना प्लीज। सागर वापस अपने घर आने के बाद इन्हीं न्यूज़पेपर्स के बारे में सोचते रहता है, अब तक जो जर्नलिस्ट मरे उनके बारे में। तो सागर अंदाजा लगाने लगता है कि जब ऐसे जर्नलिस्ट खुदकुशी कर लिया तो उनके घरों में भी मौतें स्टॉप हो गई। सोच लेता है कि ये भी खुदकुशी कर लेगा, इसी से प्रिया की जान बच सकती है। सो सागर पहले ऑफिसर क्रांति को वॉइस मैसेज सेंड करने लगता है, भाई मैं मरने वाला हूँ, समथिंग लाइक दैट, इसी से ये स्टॉप होगा। उसके बाद काफी सारी नींद की गोलियां खाकर प्रिया को वॉइस मैसेज सेंड करने लगता है, लेकिन इसके फोन में चार्जिंग खत्म हो जाती है। वही एपिसोड 1 में दिखाया था ना, वही सारे सीन यहाँ पर चलने लगते हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। खैर लकीली क्रांति सागर को बचा लेती है, उसको हॉस्पिटल पहुँच जाती है। सागर से पूछने लगती है कि तुम तो मरने वाले थे, दोबारा क्यों बचने की कोशिश करने लगे। सागर कहने लगता है कि जब मैं चार्जर के लिए कबोर्ड में ढूंढ रहा था तो उसी किसी कबोर्ड में
मुझे कुछ न्यूज़पेपर्स के टुकड़े मिले। बात यह है कि सिर्फ मैं ही रिश्वतखोर नहीं हूँ, मेरी बीवी भी मुझसे बड़ी रिश्वतखोर है। पैसों के लिए एक सच्चाई को दबा दिया उसने। अगर मैं मर गया तो वो न्यूज़पेपर्स प्रिया को हंट करेंगे, इसलिए मैं बचकर प्रिया को बचाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे को बचाना चाहता हूँ। उसके बाद सागर ठीक होने के बाद उसी पुरानी प्रिंटिंग मशीन के पास जाकर इसको तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जितना भी मारो इसका बोल्ट तक नहीं हिलता। सागर रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरी फैमिली को बख्श दो, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम। तभी वो प्रिंटिंग मशीन अपने आप रन होने लगती है। खुद ही से एक पेपर उस प्रिंटिंग मशीन में जाकर एक कोटेशन प्रिंट होने लगता है, एक बंदे के बदलाव से सारी दुनिया बदल सकती है। इस तरह से इस कोटेशन का मीनिंग होता है। बात यह है कि सत्यमूर्ति को इस मिशन के ऊपर मारने की वजह से सत्यमूर्ति की आत्मा ऐसे रिश्वतखोर जर्नलिस्टों को चुन चुनकर हंट करती रहती है। दूसरी तरफ जब प्रिया और उसका फादर अपने घर में बैठे होते हैं तो सच में प्रिया के घर वो बंदा आता है जो न्यूज़पेपर में था। वो बंदा प्रिया के फादर को मारकर प्रिया को भी बहुत मारने पीटने लगता है। कहने लगता है कि तुम्हारे डॉक्टर फ्रेंड ने इंश्योरेंस के लिए अपनी हॉस्पिटल को आग लगा दी, उस आग में मेरी बेटी जलकर राख हो गई, अब मैं भी तुमको तुम्हारे होने वाले बच्चों को मार दूंगा। इस तरह से प्रिया को बार बार स्टैप करके उसको मार ही देता है, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो एक्चुअली प्रिया का एक नेटमेयर होता है। प्रिया ने बुरा ख्वाब देखा। सुबह होने के बाद सागर किसी ऑटो वाले बंदे से काफी सारे न्यूज़पेपर्स के टुकड़ों को मंगवाने लगता है। जब सागर की माँ सागर के बेडरूम में जाती है, यहाँ का नजारा देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इसके सारे कमरे में न्यूज़पेपर्स के टुकड़े ही टुकड़े होते हैं। सागर को डांटने लगती है, इसीलिए तुम्हारे फादर ने तुमको मना किया जर्नलिस्ट बनने के लिए। एक जबरदस्त ट्विस्ट बताने लगती है सागर को। एक्चुअली सागर का दादा और कोई नहीं भूपति होता है, वही सत्यमूर्ति के पास काम करने वाला। उस वक्त सत्यमूर्ति की आत्मा भी भूपति को ऐसे ही तड़पाया था, जिसकी वजह से भूपति ने सागर के फादर की आंखों के सामने जलकर मर गया। इसीलिए सागर का फादर सागर को जर्नलिस्ट बनने के लिए रोकते रहता है। भूपति मरने के बाद इसकी फैमिली में के मौतें स्टॉप हो गई थी। दूसरी तरफ ऑफिसर क्रांति अपनी माँ को एक सरप्राइज देने के लिए किसी जगह पर लाने लगती है। शॉकिंग बात यह है कि क्रांति की माँ और कोई नहीं राघवैया की पोती होती है। 1962 में जो चक्रपाणी से मिस हो गई थी हैंडीकैप लड़की, वही बच्ची होती है क्रांति की माँ। क्रांति अपनी माँ को उसके पुराने घर में लाती है जहाँ पर इसका बचपना गुजरा था। मतलब क्रांति ने इस घर को रीमॉडल किया होता है। इसी घर में क्रांति को काफी सारी पुरानी चीजें नजर आने लगती है। इन्हीं कुछ पेपर्स में कल्पना का एफडी पेपर भी दिखाई देता है। क्रांति सोच में पड़ जाती है कि इस पेपर में कल्पना का थंब प्रिंट है, तो ऐसे में तालाब के पास जो लेटर मिला वो किसने लिखा। कल्पना को तो पढ़ना लिखना तो नहीं आता। और उसी घर में क्रांति को लोहे की कुंडी मिलती है। घर के सारे कुंडियां पीतल के हैं सिवाय एक कुंडी के, जिसका मतलब 1962 में सच में कोई बाहर से ही अंदर आया था, मतलब चक्रपाणी। और फांसी के फंदे को देखकर ये भी अंदाजा लगाने लगती है कि किसी लेफ्ट हैंडेड ने ये फांसी का फंदा बनाया, लेकिन राघवैया की फैमिली वाले सारे राइट हैंडेड थे। मतलब इस तरह से सारी चीजें मैच करके सागर की बातों पर यकीन करने लगती है कि सागर और कोई नहीं भूपति का पोता है। दूसरी तरफ सागर सत्या के कॉलेज पर जाता है, वही कुछ फंक्शन वगैरह अटेंड करने के लिए। दूसरी तरफ प्रिया के घर सच में वो बंदा आकर प्रिया के फादर को मार देता है और उसी तरह प्रिया को भी बहुत मारने पीटने लगता है। प्रिया इस बंदे से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने हॉस्पिटल के मामले में जो किया वो गलत किया। वो बंदा कहने लगता है कि कौन सी हॉस्पिटल, किसके बारे में बात कर रही हो। इस तरह से प्रिया को अमृता का एक वीडियो दिखाने लगता है। जो बंदा आया होता है वो और कोई नहीं अमृता का हस्बैंड होता है। अमृता एक वीडियो रिकॉर्ड किया होता है कि इसका अफेयर सागर से हो रहा था। अपने पति को बताने लगती है कि जिस तरह से अब मैं मर रही हूँ तुम भी सागर की पत्नी को मार दो। इस तरह से अपना गला काटकर मर जाती है। उसी का बदला लेने के लिए अमृता का हस्बैंड प्रिया के पास आकर इसके फादर को और प्रिया को मारने पीटने लगता है। तो प्रिया अमृता के हस्बैंड से बचने के लिए बाथरूम में जाकर छुप जाती है। इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है। दूसरी तरफ कॉलेज में सागर को एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है। अब उसी जगह पर वो पॉलिटिशियन भी बैठा होता है जिसके लिए सागर काम करते रहता है। सागर स्टेज पर जाकर इसने जो गलतियां की वो सारी गलतियां कबूल करने लगता है और उसी तरह उस एमएलए के बारे में भी सच्चाई बताने लगता है कि ये एमएलए रिश्वतखोर है। एक्चुअली ये एमएलए चक्रपाणी का बेटा होता है। स्पीच खत्म होने के बाद सागर उस एमएलए को उसी माइक से मार देता है सारे लोगों के सामने। दूसरी तरफ प्रिया और अमृता के हस्बैंड के बीच बहुत हाथापाई होती रहती है और सागर ये काम करने की वजह से सत्यमूर्ति की आत्मा सागर की फैमिली को माफ कर देती है
और उसी वक्त अमृता के हस्बैंड को करंट शॉक लगकर वो वही के वही मर जाता है। उसके बाद सत्या वापस अपने फादर के पास आकर इसको गले लगकर माफी मांगने लगता है कि मैं भी अपने दादाजी के रास्ते पर चलूंगा, सच्चाई के रास्ते पर। लाइट हाउस में वो पुरानी प्रिंटिंग मशीन अपने आप डिसमेंटल हो जाती है, जिसका मतलब शायद सत्यमूर्ति की आत्मा को शांति मिल गई। अब एमएलए को मारने के जुर्म में सागर को जेल की सजा होने लगती है। कुछ दिनों बाद सागर को एक बेटी पैदा होती है। प्रिया सागर के पास अपनी बेटी लाकर दिखाने लगती है और इसी तरह इसके बेल के लिए भी कोर्ट में अप्लाई कर चुकी होती है। फाइनली कमिश्नर क्रांति को एक और केस सौंपने लगता है। इस तरह से ये होल सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।